प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और कल हमारी स्कूल रीओपन होने का फ़र्स्ट डे था। इसी के साथ साथ आप लोगों से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्कूल में आए तो यहाँ पर भी जो ज़रूरी नुकात है वो समझेंगे और बराए मेहरबानी वीडियो भी स्किप ना करें। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ आपसे कि आप लोग जब भी यहाँ से जाए घर पर तो जाकर अपनी वीडियोस मुकम्मल देखें, क्योंकि हम यहाँ पर सिलेबस का पढ़ रहे थे। तो हमारे सबक का नाम था तवारीस और इर्तिका। तो तवारीस और इर्तिका में हम पढ़ रहे थे कि हर उज़ू एक दूसरे उज़ू के साथ सनफ़ी तौलीद करता है और सनफ़ी तौलीद करने के बाद वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाता है। और नस्ल को आगे बढ़ाने में हयातियात का तमाम उज़ू अपना काम मुसलसल जारी करते हैं, जिसमें कुछ में तगय्युरात नज़र आते हैं। हर एक की अलग अलग पहचान होती है। जैसे कि उन तगय्युरात के अंदर जैसे देखा गया कि कभी हमने देखा होगा कि जुड़वा इंसानी बच्चों को बिल्कुल एक जैसी शक्ल सूरत के हमने देखे हैं कि किस तरीके से देखे हैं ना हम लोगों ने कि कई मरतबा ऐसा होता है कि किसी के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, तो जुड़वा बच्चे पैदा होंगे तो उनकी शक्ल सूरत सब बिल्कुल यकसा होती है। तो इसी तरीके से हर इंसान दूसरे इंसान के साथ मुतशाबियत रखता है। हर इंसान के अंदर, हर इंसान नहीं, जैसे हमारे ख़ानदान के अंदर चलने वाली नस्ल के तमाम जितने भी अराकीन मेंबरान हैं उनके अंदर मौरूसी खुसूसियात पाई जाती है कि मुतशाबिहत देखी जाती है कि उसके अंदर कौन किसकी कितनी से हम इनकार नहीं कर सकते कि ज़िंदगी जैसे जैसे चलेगी माहौल माहौल में वैसे वैसी तब्दीली आती रहेंगी। और वो तब्दीली जो है हमारे साथ हमारी हयातियाती तनज़ुल पज़ीर का भी ज़रिया बनेगी। तो हम देखते हैं कि एक इंसान है, जब उसकी नस्ल आगे बढ़ती है तो नस्ल आगे बढ़ने के साथ साथ उसमें कई सारे तगय्युरात देखे जाते हैं। अब तगय्युरात देखने का मतलब क्या होता है कि उनकी शक्ल सूरत के अंदर फेर बदल तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है वो उनकी वालिदैन से मुतशाबे होंगी, या फिर उनके भाई बहन से मुतशाबे होंगी, या फिर नानी दादी खाला नानी किसी के ऊपर भी उनकी कुछ ना कुछ ऐसी हरकत, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो उनसे मुतशाबियत रखती है। तो ये होती है तवारीस। अब तवारीस और दूसरा होता है इर्तिका। इर्तिका यानी माहौल के साथ चलते रहना और माहौल की तब्दीलियों को भी एक्सेप्ट करना, जिसके अंदर बहुत सारी मिसाल है। हमारे ख़ानदानों के अंदर आने वाली नई नई तब्दीलियाँ, नई नई पीढ़ियाँ, जैसे पहले के लोग ज़्यादा पढ़ाई कराना पसंद नहीं कराते थे, लेकिन माहौल की जो डिमांड है कि आज के ज़माने में पढ़ाई का ज़्यादा चलन हो गया है, आजकल पढ़ना ज़रूरी है। नॉर्मल भी तो आज हम 12वीं पास करवा ही लेते हैं। तो ये क्या है कि ये माहौल की ज़रूरत है, माहौल की डिमांड है जो हमें एक्सेप्ट करनी है। पहले वो चीज़ें हमारे आबा व अजदाद में नहीं थी, लेकिन हम माहौल के साथ चल रहे, नए माशरे में चल रहे, तो हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ेंगी। तो इसी तरीके से जो ख़ानदान पढ़ा लिखा नहीं था वो अब आगे आगे धीरे धीरे उसके अंदर पढ़ाई लिखाई का एक शमूलियत आती जा रही है। तो इसी तरीके से सनफ़ी तौलीद नस्ब से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अफराद में तमाम यकसा खुसूसियात के साथ महफूज हो जाती है। ही माँ बाप की औलाद क्यों ना हो। इसी तरह हयातियाती नुक्ते नज़र से अफराद के माबैन, अफराद के दरमियान पैदा होने वाले इख्तिलाफ़ात को तगय्युर कहते हैं। यानी कहने का ये मतलब आ रहा है कि जो सिलसिला नस्ब हमारा ख़ानदानी सिलसिला चलता है तो उससे जो ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग रहते हैं वो एक जैसी खुसूसियात के हामिल हो जाते हैं। अब एक जैसी खुसूसियत के हामिल हो जाने में भी अलग अलग रीज़न होते हैं कि जैसे अगर मिसाल के तौर पर हम शादी करवाते हैं किसी की, तो हम हमारे ख़ानदान की ही लड़की को हमारे ख़ानदान में शादी करेंगे, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर भी हमारे ख़ानदान का ही जुज़ है और हमारे में भी। तो जो उनकी नस्ल से जो औलाद आगे चलेंगी तो उनमें यकसा खुसूसियात देखने के लिए मिलेंगी, उनके तौर अतवार, तरीके, रहन सहन, क्योंकि वो एक ही ख़ानदान के जुज़वों में शामिल हो जाते हैं। तो ये हो गया सनफ़ी। अब लेकिन अगर गैर सनफ़ी में देखें कि अगर कोई बाहर की लड़की आई हुई है और उससे अगर कोई औलाद उसकी नस्ल आगे चलती है तो उससे चलने वाली जो नस्ल रहेंगी उसके अंदर हमें कुछ तब्दीलियाँ देखने मिलेंगी। हमारे ख़ानदान की कुछ तब्दीली उससे मैच करेंगी
और उसके वालिदैन के ख़ानदान की कुछ तब्दीली उससे ज़्यादा मैच करती है। तो ये तौलीद के दरमियान की जितनी भी तगय्युरात है हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो हमने पढ़ा तौलीद के दरमियान तगय्युर, तवारीस, मेंडल का ताउन। अब मेंडल के ताउन के अंदर भी मैंने बताया था कि मेंडल ही ऐसे पहले साइंसदान है जिन्होंने तवारीसी तजुर्बात किए। उन्होंने कहा कि एक नस्ल दूसरी नस्ल के साथ भी ताल्लुक़ कायम करके उसकी बारआवरी बीजों के ज़रिए हो सकती है। इसके लिए उन्होंने नबातात के अंदर मटर के पौधे पर तजुर्बा किया और उन्होंने मटर के लंबे और बोने दोनों पौधों के बीजों के दरमियान बारआवरी के नतीजे हासिल करने की कोशिश की, जिसको उन्होंने पहली नस्ल G1 का नाम दिया। अब उसमें छोटे पौधों के बीज लिए, उसे स्मॉल टी का नाम दिया और उनको साथ में बारआवरी कराने की कोशिश की, यानी साथ में उनको एक ही बीज के साथ उनको उगा दिया ज़मीन में। जब उनसे नई नस्ल पैदा हुई तो वो नई नस्ल को F1 जनरेशन का नाम दिया और उसके अंदर की तब्दीलियों को खोजने की कोशिश की कि जो मैंने छोटे मटर के बीज और बड़े मटर के बीज के दरमियान बारआवरी की तो उसके नतीजे में जो पौधे उगे हैं ज़मीन में से उसके अंदर क्या अलग अलग तब्दीलियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं कि क्या हुआ अगर पहले तो खेत में बड़े मटर ही उगते थे, लेकिन अगर उन्होंने दो बीजों को साथ में डाला है, दोनों की बारआवरी साथ में की है, जब उन्होंने देखा तो पौधों के अंदर एक नॉर्मल सा उनको फ़र्क महसूस हुआ कि पौधे तो लंबे ही थे लेकिन उनके अंदर के जो पत्ते थे वो कोई छोटी शक्ल के, कोई बड़ी शक्ल के और कुछ एक नॉर्मल से पौधे उसके अंदर बोने थे। तो उनको पता चला कि यहाँ पे दोनों नस्ल के दरमियान जो बारआवरी हुई तो दोनों की बीज की उनके अंदर मटर के पौधों में खुसूसियात आई हुई है। तो उन्होंने उसे F1 जनरेशन का नाम दिया। अब F2 जनरेशन के अंदर उन्होंने क्या किए कि एक लंबा बीज और एक छोटा बीज और एक लंबा बीज, ये दोनों को साथ में बोया और फिर पूरे लंबे बीज और पूरे छोटे बीज को साथ में बोकर देखा तो उसके अंदर से उन्हें पता चला कि कुछ पौधे छोटे, कुछ पौधे बड़े और कुछ पौधे बिल्कुल ही छोटे उन्हें मिले। तो उन्होंने उसे F2 जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन का नाम दिया। और इसी के ऊपर से उन्होंने बताया कि इस तरह एक चौथाई पौधे जो बोने थे जबकि आधे पौधे लंबे थे, तो उन दोनों के अंदर जो खासियतें मौजूद थी वो बाअसर, यानी कि उन दोनों के अंदर जो है वो तवारिस का हिस्सा हमें दिखाई देता है, उसके अंदर जो है इर्तिका का हिस्सा दिखाई देता है। अब उसके बाद था जिन्स का तय्युन, जो हमने कल के जो पौधों के अंदर भी उनकी नशोनुमा के लिए ज़िम्मेदार होती है और इंसान के अंदर भी उनकी नशोनुमा के लिए ज़िम्मेदार होती है, जो हार्मोनल चेंजेस का काम करती है। तो इसी तरीके से ये DNA था। उसके बाद जिनसी तायुन मैंने आप लोगों को बताया कि इंसानों में जिन्स का तायुन तवारीस की बुनियाद पर होता है और इंसानों में 22 जोड़ क्रोमोसोम वालिदैन के मुशाबे होते हैं, यानी 22 जोड़ औरत और मर्द दोनों में मुशाबे होते हैं। कैसे मुशाबे होते हैं? यहाँ पे 22 और 22 सेम है, मर्द औरत दोनों के सेम है, लेकिन जो 23वीं जोड़ी रहती है, 23वीं जोड़ी जो X और Y की रहती है वो मर्द के अंदर मौजूद होती है। और यही क्रोमोसोम जो है XX जो मर्द और औरत के सेम होते हैं, लेकिन जो 23वीं जोड़ी है क्रोमोसोम की जो X और Y की है जो मर्द के अंदर कुदरती तौर पर मौजूद होती है, जब वो माँ के माने रहम में जाकर मिलेगा तो वो अगर वो माने हमल में इस तरीके से जो 23वीं जोड़ी है X और Y की, अगर वहाँ पर वो औरत के माने रहम में जाके मिलेगा तो अगर वो डबल X की जोड़ी बनती है तो वो वहाँ पर जो उसका तायुन होगा तो वो तायुन जो उसका क्रोमोसोम है जो बाप से माँ के रहम में जाकर 23वीं जोड़ी मिलेंगी, अगर वो X की होंगी तो डबल X से जो है वो वहाँ पर लड़की की तश्कील करेगा, यानी वहाँ पर लड़की पैदा होने के इम्कानात रहेंगे। और अगर यहाँ पर जो क्रोमोसोम की X की जोड़ी रहेंगी जो मर्द से
औरत के रहम में जाएंगी। अगर वो एक्स डबल एक्स हुआ तो वो लड़की होंगी, और अगर एक्स और वाई की जोड़ी मर्द से औरत के माने रहम में जाएंगी तो वो लड़का होगा। इस तरह जिन्स का तयन जो करता है वो मर्द की तरफ से होता है कि माने हमल जो होने वाला है वो लड़के का है या लड़की का है, एक्स एक्स का है या एक्स वाई का है। तो एक्स एक्स और एक्स वाई जो है वो 23वीं जोड़ी मर्द से औरत को हासिल होती है। औरत में एक्स और वाई की जोड़ी नहीं है। औरत में 22 क्रोमोसोम एक्स एक्स के ही है। मर्द में 23वें क्रोमोसोम है, जो लास्ट वाला क्रोमोसोम है 23वां एक्स वाई का है, जो औरत के माने रहम में जाकर तय करता है कि एक्स एक्स बनेगा तो लड़की की तश्कील होगी, लड़की पैदा होंगी, और अगर एक्स वाई रहा तो लड़के की तश्कील होगी, लड़का पैदा होगा। तो इस तरीके से ये जो चीज़ तय होती है ये कुदरती तौर पर मर्द से औरत को हासिल होती है। उसके बाद इर्तिका, जिसे उत्क्रांति कहते हैं। अब इर्तिका के अंदर हम पढ़ेंगे, इर्तिका के नज़रिए के मुताबिक तगय्युर जो हम पढ़ रहे हैं अभी तक के कैसा तगय्युर एक दूसरे में, और कुदरती इंतिखाब यानी कुदरती चीज़ें, कुदरती इर्तिकाई कुव्वत तसव्वुर हम कर सकते हैं जो नई अनवा यानी जो हमारी नई जनरेशन है उनके वजूद में आने का सबब होती है। और हर एक नए नऊ पहले से मौजूद अनवा से ही पैदा होता है, यानी नस्ल दर नस्ल जो चलते जा में लेकर आते हैं। जैसे अपने वालिदैन से कुछ चीज़ें लेकर आना, अपने दादा नाना, खुसूसियात यानी मोरोसी खुसूसियात जो ख़ानदान से चलती आ रही है वो मोरोसी खुसूसियात के दौर पर इर्तिका चलता रहता है। तो यहाँ पे हयातियात में इर्तिका एक नस्ल की कई नस्लों में खुसूसियात की तब्दीली है और कुदरती इंतखाब के अमल पर इन्हिसार करता है। और नज़रिए इर्तिका से नज़रिए पर मबनी के तमाम मखलूक़ात मुताल्लिक़ है और आहिस्ता आहिस्ता उनमें तब्दीलियाँ होती रहती। यानी सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि इर्तिका यानी कि जो नौ मौलूद बच्चे हैं यानी जो जनरेशन चल रही है वो अपनी कुदरती खुसूसियात तो लेकर ही आएंगे, लेकिन साथ में उनके साथ जो दूसरी यानी वो अपने वालिदैन की या अपने दादा परदादा नाना अपनी बहन किसी की और खुसूसियात को साथ में लेकर आएंगे। तो ये क्या हुआ, ये इर्तिका हुआ। अब उसके बाद आता है इर्तिका की खुसूसियात। देखो यहाँ पर एक परिंदे के ज़रिए बताया गया है कि लेमार्क ने इर्तिका के बारे में जो उसूल पेश किए, जो साइंसदान है लेमार्क, उन्होंने इर्तिका के कुछ उसूल किए कि हासिल करदा विरासती खुसूसियात के, तो उनका नाम याद रखना है आपको। लेमार्क ने इर्तिका के बारे में जो उसूल पेश किया उस उसूल के अंदर खासियत ये थी कि विरासियत लेमार्किज़म कहा जाता है। इस नज़रिए के मुताबिक किसी उज़ू का इस्तेमाल या अदम इस्तेमाल उस उज़्वे इम्तियाज़ी खद्दोखाल में नई तब्दीलियाँ हासिल करने की जानिब रहनुमाई करता है और यही तगय्युरात बच्चों को भी विरासत में मिल जाती है। बहुत अरसे तक किसी उज़ू के इस्तेमाल करने या ना करने के सबब जो मुवाफिक तब्दीलियाँ पैदा होती है उनके नतीजे में नई अनवा में वो नज़र आता है। अब जैसे कि कोई नई अनवा किसी नई जनरेशन की पैदाइश हो रही है तो उसमें कुदरती इंतखाब तो रहेगा, यानी कुदरती चीज़ें तो उसमें आएंगी, लेकिन आपस में या दिग्र मेम्बरान के दरमियान गिज़ा जगह साथी यानी वो जो जहाँ रह रहे जो उनकी बहुत सारे परिंदों की शक्ल दी गई, यानी ख़ानदान चलता आ रहा है। तो एक जो है यहाँ पर बर्ड्स का जो यहाँ पर ख़ानदान दिया गया, इस तरीके से एक ख़ानदान से दूसरी ख़ानदान में चलने वाली नस्ल। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक परिंदे के ज़रिए बता रहा है कि एक ही शक्ल का परिंदा है लेकिन उसकी नस्ल पहले से लेकर अभी तक के वजूद में आने में सिर्फ उसके कलर के चेंजेस के अंदर, उसकी खद्दो खाल के चेंजेस के अंदर आया है। तो ये जो है ये विरासती खुसूसियात हो गई यहाँ पर हमारी के जो विरासत के अंदर मिलते रहती है, यानी खद्दो खाल के अंदर चेंजेस हासिल शुदा खसलतें वो होती है जो इंसान अपनी ज़िंदगी में तरक्की करता है और एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक वो नहीं गुजरते। और दूसरी तरफ विरासत की खद्दो खाल यानी शक्ल, कुछ चीज़ों के सिम्टम जैसे कान, आँख, नाक या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी नस्ल यानी हमारे आबा व अजदाद से मिलती जुलती होती हो, जैसे शक्ल सूरत के एतबार से मिलना हो गया या फिर कोई हमारे रहन सहन से मिलना हो गया या फिर हमारे बोलने की आदत से या हमारी बॉडी लैंग्वेज से कि हाँ भाई ये इसे विरासत में मिली हुई
हैं। तो ये क्या है, ये हासिल करदा विरासती खुसूसियात के हम हमारे आबा व अजदाद से काफ़ी कुछ खुसूसियात को लेकर आते हैं। तो ये जो है ये हासिल करदा विरासती खुसूसियात होती है। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, कुछ नहीं समझा है तो आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, सवालात नोट करके रख सकते हो और मैं आपके डाउट इंशाल्लाह क्लियर कर दूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।